ओके बच्चे, जो 10th यूनिट है वो उसका नेम है ऑसिलेशन एंड वेव। तो इसके दो चैप्टर हैं, एक फर्स्ट चैप्टर इज ऑसिलेशन एंड सेकंड इज वेव। तो आज हम ऑसिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करने से पहले देखो हमने और कौन कौन से मोशन देखे हैं। जैसे एक ट्रेन है वो बिल्कुल सीधी रोड पे आगे बढ़ रही है, या कार है वो स्ट्रेट रोड पे आगे बढ़ रही है, तो उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में होता है और वन डायमेंशनल मोशन होता है ये। ऐसे ही मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जैसे कोई एक बॉडी है या विंडो से कोई चीज़ को हम रिलीज कर देंगे, पैराशूट फेंका एरोप्लेन से, तो वो हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर। और रेक्टिलिनियर मोशन भी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा। तो ऐसे ही एक मोशन होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन नेम से इंडिकेट हो रहा है, जैसे पीरियड्स होते हैं क्लास में 40 मिनट्स के, तो वो 40 मिनट्स के वो रिपीट होते हैं। पहले इंग्लिश का लगा, आफ्टर 40 मिनट्स कोई और लगा, तो इसलिए मीन्स ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, या कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है। जैसे अर्थ 365 डेज में सन के अराउंड अपना एक मोशन कंप्लीट कर लेगी, तो उसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। तो जैसे एक तरह का मोशन होता है, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ना है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो वो क्या है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, हमने एक थ्रेड को किसी चीज़ से हैंग कर दिया और इसके नीचे एक बॉब टांग दिया, तो ये बॉब, इसे बोलते हैं मेन पोजीशन। ये जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम से फिर आएगा मीन पे, और फिर इधर को जाएगा एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है फिक्स्ड पॉइंट से, उससे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक है, क्योंकि ये भी अपने आप को आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है। तो जो पेंडुलम वॉल क्लॉक का होता है, जैसे वॉल क्लॉक टाइम तो दे रही है लेकिन से पेंडुलम भी लटका होता है, तो वो भी जो मोशन है टू एंड फ्रो है। जैसे गर्ल एक स्विंग ले रही है ऐसे आगे पीछे, तो वो भी मोशन ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी मोशन वो है जो टू एंड फ्रो है। मेन पोजीशन से जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो उसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसका कंसेप्ट समझना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो जितनी सारी वेव्स हैं, सितार, गिटार, सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी जो स्ट्रिंग लगे होते हैं उनको वाइब्रेशन देने से ही तरह तरह के जो वो प्रोड्यूस होती हैं, प्लेजेंट साउंड्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स का मोशन जब वो वाइब्रेट होते हैं तभी उन साउंड वेव एक दूसरे से, एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपेगेट हो सकती हैं, जब उनके एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ऑसिलेशन जो एटम की है सॉलिड के अंदर, वो भी जब होती हैं तभी एक हीट और टेम्परेचर जो है, या कह लो सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, वो कन्वे होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ऑसिलेशन जो एटम की है सॉलिड के अंदर अबाउट देयर मेन पोजीशन, वो कन्वे करती है सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन अगर ऑसिलेट करते हैं किसी सिस्टम में, ऑसिलेट करते हैं, तो टीवी के सिग्नल, सैटेलाइट की ट्रांसमिशन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचती है। तो इसलिए फिज़िक्स में ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से ही हमें काफ़ी सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट टर्म इज पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया था। पीरियोडिक मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो अपने आप को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। इंटरवल ऑफ टाइम है आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मोशन। मतलब जितने टाइम के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ मोशन। जैसे अर्थ है, अर्थ का मोशन पीरियोडिक है सन के अराउंड, तो रोटेशन अर्थ की और मून की रोटेशन अर्थ के अराउंड। ऐसे ही मून जो है वो अर्थ के अराउंड जब मूव करता है वो 27.3 डेज लेता है, और अर्थ सन के अराउंड जब मूव करती है तो वो 365 डेज लगाती है। ऐसे ही घड़ी का जो हैंड क्लॉक मतलब हैंड है,
वो भी अपने आप को रिपीट करता है 12 घंटे के बाद। अगर वो 12 पे है एक हैंड, तो आफ्टर 12 आवर वो फिर से 12 पे आएगा, आर वाला। क्लियर? तो ये है पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट जो है वो टर्म है ऑसिलेटरी मोशन, जो इस चैप्टर का बेस है। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो मोशन जो टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो जैसे स्विंग होती है, टू एंड फ्रो, और इसे हम बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन जो रिपीट होता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पे और फिर वापस आके मीन पे आ जाएगा। क्लियर? ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं, जैसे एक सपोज यू शेप्ड ट्यूब में हमने लिक्विड को डाल दिया, और लिक्विड फिर ऊपर बढ़ेगा, नीचे आएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये यहाँ पर भी मैंने आपको पीरियोडिक मोशन बताया था और यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन बताया था। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो सारे ऑसिलेटरी मोशंस हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए थे और यहाँ पे पढ़ाए हैं, ऑसिलेटरी मोशन सारे पीरियोडिक होते हैं, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते। जैसे अर्थ का मोशन पीरियोडिक है क्योंकि वो अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बट उसका मोशन टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं मूव करती अर्थ। तो ऑसिलेटरी मोशन सारे पीरियोडिक होते हैं, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते। क्लियर? तो अब देखो, सपोज मुझे इस मोशन को अंडरस्टैंड करना है, ऑसिलेटरी मोशन को, तो उसके लिए मुझे एक पढ़ने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो उस बेसिक टर्मिनोलॉजी का जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज टाइम पीरियड। ये क्या है? टाइम पीरियड मतलब वो टाइम का लीस्ट इंटरवल है जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं बच्चे, वो सारे जो साइन है, मैथ्स में साइन और कोसाइन होते हैं, उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि ये भी मोशन अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे जो साइनोसॉइडल कर्व होती है वो ऐसी होती है, यहाँ पे ख़त्म हो गई, उसने मोशन को रिपीट करना है 2 पाई इंटरवल के बाद, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर उसका मोशन यहाँ पे रिपीट होगा। तो ये जो साइन है, ऐसे ही ये जो कोसाइन का वेव फंक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है, वो भी अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। इन्हें बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मनी है सब में, कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हैं अपने आप को। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? वो ऑसिलेशंस हैं जिन्हें हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन एंड कोसाइन। ठीक है? तो जैसे अगर मुझे लिखना हो साइन की वेव को, तो मैं उसके लिए डिस्प्लेसमेंट लिखूंगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने एक साइनोसॉइडल की टर्म में लिखा है, और यहाँ पे मैंने a को एम्पलीट्यूड लिया है और y इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मेन पोजिशन। सपोज सिंपल पेंडुलम है, थ्रेड के साथ बॉब बांधा है, तो बॉब डिस्प्लेस होके यहाँ पे चला गया, तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो y है। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ साइन। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। ऐसे ही कोसाइन की टर्म में भी लिख सकते हैं, a cos 2 पाई टी। तो ये और ये हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, और ये ओमेगा क्या है? ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और y डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है? तो ये देखो, जब मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे साइन को 0 आएगा, यहाँ पे t/2 होगा और यहाँ पे t। फिर से ये बनाएंगे तो ये मोशन रिपीट हो गया, t हो गया ये, फिर ये हो गया 3t/2 और यहाँ पे 2t। लेकिन ये मोशन रिपीट है पिछले वाले का। तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर वो होते हैं जो एक सिंगल टर्म में सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में एक्सप्लेन नहीं हो सकते, जैसे नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सपोज मैंने किसी वेव की डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी। इसमें ये कॉम्बिनेशन है दो हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इसमें एक साइन फंक्शन आ रहा है, एक दूसरा भी साइन फंक्शन आ रहा है, तो इसमें दो ऐड हो गए, तो ये नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन है। मतलब जो एक्सप्रेस नहीं हो सकते सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे एक सिंगल था, यहाँ पे भी सिंगल था, तो ये हार्मोनिक थे।
अब देखो, जो फर्स्ट टर्म मैं आपको बता रही थी कि ये टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड का मतलब है कि टाइम का वो इंटरवल जिसमें मोशन अपने आप को कुछ देर बाद रिपीट करता है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी। तो जो साइनोसॉइडल वेव है, यहाँ पर भी मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पर भी शो कर रही हूँ, ये टी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही हैं, तो इनका टाइम पीरियड कितना हो गया, टी सेकेंड का। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये जो पीरियोडिक मोशन है ना, ये एक सेकेंड में कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, या ये जो वाइब्रेशन इससे प्रोड्यूस हो रही हैं, नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन एक सेकंड में कितने आ रहे हैं, यहाँ तक टी आए, सपोज यहाँ पे एक सेकंड खत्म हो गया, ठीक है, तो एक सेकंड में ये मोशन अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन हैं जो एक सेकंड में किसी सिस्टम को क्रॉस कर रहे हैं या एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस, एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। क्लियर, टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। जैसे मैं इसका टाइम टी ले रही हूँ कि एक सेकेंड में टी टाइम तक इस मोशन ने एग्जीक्यूट हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/t। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है हर्ट्स, HZ से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो हमने बार बार पढ़नी है, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने के लिए यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो जो टर्म बनेगी वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये मैथमेटिकल टर्म में है कि बॉडी दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है किसका, फ्रीक्वेंसी का, विद अ फैक्टर ऑफ 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई जो है उसका यूनिट है रेडियन, क्योंकि ये एंगल है, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़ रहे हैं फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, मतलब कि सपोज ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ गया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी की चेंज को बता रही है कि चेंज कितनी आई है इन टर्म्स विद टाइम, मतलब टाइम के चेंज होने से बॉडी के मोशन में क्या चेंज आ रहा है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी से बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन के टर्म्स में भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन के टर्म में बताई कि वाई पोजीशन चेंज हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के टर्म्स में भी हो सकती है और एंगल के टर्म्स में भी हो सकती है। जैसे सपोज ये एक बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, तो उसने जो सेंटर से एंगल सब्सक्राइब किया होगा उससे हम उसके डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब एक देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने ऐसे खींचा, खींचने के बाद मतलब लोड कर दिया, लोड करने के बाद लोड को हटा देंगे तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन सेट होंगी वो भी ऑसिलेटरी होंगी। देखो बच्चे, जो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन मैंने भी आपको बताई, अगर इसको ग्राफिकली मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो तो देखिए, सपोज एक कर्व है ऐसे और उसमें दो वेरिएशन सी आ रही है, तो ये जो कर्व बनेगा ये नॉन हार्मोनिक है ऐसे, क्योंकि कर्व की टाइप चेंज हो रही है, तो इसको हम एक सिंगल साइन या कोसाइन के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नॉन हार्मोनिक है। ओके, नेक्स्ट बच्चे जो हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक बहुत ही सिंपल सा हार्मोनिक, मतलब थोड़ी हार्मनी हो, एक जैसा सा मोशन हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बच्चे हार्मोनिक मतलब एक तरह का पीरियोडिक है, पीरियोडिक मोशन। तो इस मोशन में क्या होता है, जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव करती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से
और उसमें फिर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और बॉडी फिर से सेंटर में आ जाएगी। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन सपोज एग्जीक्यूट कर रहा है, ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी, ये दोनों हो गई उसकी मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सेंटर से पार्टिकल वाइब्रेट होके इधर गया, ओ से ए, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे चला गया, और एक्सट्रीम एंड से ए इज एक्सट्रीम एंड, ये भी एक्सट्रीम एंड है, और जो मिडल वाला पॉइंट है ओ, इसे बोलते हैं मेन पोजीशन। शायद मैंने पहले उल्टा बोला, और इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये पार्टिकल ओ से ए तक जाएगा, ए से फिर ओ आएगा, फिर ओ से बी जाएगा, फिर बी से ओ तक आएगा। तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, टू एंड फ्रो अबाउट दिस मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जैसे सपोज स्प्रिंग को ही खींचा हुआ है, और रिस्टोरिंग फोर्स लगने के बाद वो हमेशा सेंटर की तरफ उसको लेकर आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को सेंटर की तरफ ले आएगा, और इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। सपोज किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे था पी पॉइंट पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स हुई, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। अगर पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करके गया होगा तो उसको अपनी ओरिजिनल मेन पोजीशन पे लाने पे ये रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो जितनी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है उतना ही उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ताकि बॉडी मेन पोजीशन पे वापस अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर सके। तो व्हाट इज दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज अ पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट दिस मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड रीस्टोरिंग फोर्स act on it, and the direction of restoring force is always towards the mean position, and this magnitude of restoring force is directly proportional to displacement of the particle from this mean position, क्योंकि मैंने displacement mean position से ही ली हुई है। तो f is directly proportional to x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो कांस्टेंट आएगा। देखो बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इधर को लग रहा है, इस वाली तरफ को, और ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ओ से इधर को मेजर हो रही है। तो ये जो के है, के को हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ के इज एफ बाई एक्स से न्यूटन पर मीटर। ये इसका ये डायमेंशंस हो गई हैं। क्लियर? तो सपोज जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसके साथ कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट होते हैं। सपोज कोई एक पार्टिकल मेन पोजीशन से आगे बढ़ा, तो उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये फाई नॉट का फैक्टर मैंने फेस का डाला है कि पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से आगे बढ़ा है तो उसमें फेस कैसे होगा। ये स्टेप मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू डायग्राम। डायग्राम से पहले मैं आपको बता रही थी कि हम वो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं। मैंने अभी बताया जो फेस का कंसेप्ट, वो दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ मैं थ्रू अ डायग्राम। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें हमने दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स इन एग्जाम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो हम इसकी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़नी है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेट किया पी उसकी पोजीशन है, ठीक है। ये एक एक्सिस है जहाँ y सेंटर सपोज O है और ये y डैश, यहाँ पे मैंने x लिया और यहाँ पे x डैश। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस है पार्टिकल का, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब देखो कोई एक रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पार्टिकल जो एक सर्कल में मूव कर रहा है और उस सर्कल की रेडियस है a। तो ये पार्टिकल सपोज करो इस x पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, x से स्टार्ट होने के बाद p पॉइंट पे गया और उसने जो एंगल
पी पॉइंट पे उसकी जो प्रोजेक्शन थी इस एक्सिस पे थी वाई ओ के अलॉन्ग, और यहाँ पे थीटा एंगल हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो जब पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंचा है तो उसने एंगल यहाँ पे सब्सक्राइब किया थीटा, और थीटा बाय टी कर देंगे तो वो ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस एंगुलर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से जो थीटा है वो ओमेगा टी के इक्वल होगा, जिसे हमने बार बार यूज करना है। तो जब पार्टिकल पी है उसकी प्रोजेक्शन वाई ओ वाई डैश पे मैंने यहाँ पे बना दी, इस पॉइंट पे जहाँ पे उसकी प्रोजेक्शन ये है वो पॉइंट एम कह दिया। तो ओ से एम तक ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, वो है वाई। तो मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट इन ट्राइंगल ओ पी एम। ये ऐसी ट्राइंगल है, ये और ये एंगल है थीटा। तो ये देखो थीटा एंगल, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज एम एंड दिस इज पी। तो परपेंडिकुलर जो है वो है ओ टू एम, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल हैं, जिस साइड पे दो एंगल होते हैं वो बेस होती है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो ओ से एम तक परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ओ टू पी। ओ टू एम ये है वाई, ओ ये गलत लिखा गया, ओ टू एम ये है उसकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल पी पे था तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर है, तो इतना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल गई वाई ओ पी साइन थीटा। व्हाट इज ओ टू पी? ओ टू पी जो है उसे हम ए लिख देते हैं, y is equal to a sin थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये आ गई डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। देखो बच्चे, अगर हमने पार्टिकल जो p है प्रोजेक्शन p की इस डायमीटर पे लें एक्स ओ एक्स डैश, अभी तो हमने इस डायमीटर पे ली वाई ओ वाई डैश पे, अगर मैं बोलूँ पार्टिकल p की प्रोजेक्शन यहाँ पे एन पॉइंट पे हो तो ये एंगल यहाँ पे प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये जो ओ एन से डिस्टेंस होगा, सपोज वो x है, जैसे o से एम वाई लिया था, ठीक है, ये डिस्टेंस x हो गया। तो उस केस में अगर पार्टिकल p की प्रोजेक्शन हम x एक्सिस पे लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, उससे x का फैक्टर निकलेगा x बाय a, तो उस केस में x आ जाएगा a cos थीटा। मैं स्टेप रिपीट कर रही हूँ। जब p की प्रोजेक्शन हमने y एक्सिस पे ली तो ये डिस्टेंस y ले लिया, और y का आंसर है a sin ओमेगा t। तो y निकालने के लिए जो क्वांटिटी मुझे चाहिए वो ऊपर आनी चाहिए थी, तो y बाय a करूंगी तो वो अपने आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बना और साइन का एंगल आया। अब जो क्वांटिटी x मुझे निकालनी है वो इस ट्राइंगल का बेस है। ये देखो ऐसे ट्राइंगल बन रही है, ये p, ये n, ये o, यहाँ पे थीटा, और ये बेस होगी साइड, तो बेस x में आया बाय a, ये वाली साइड तो a ही रहेगी, तो इसलिए cos थीटा का फैक्टर आ गया, बिकॉज बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो अगर y एक्सिस वाली निकाल ली तो ये आंसर है, अगर x एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो ये एंगल है। अब सपोज करो बच्चे, जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ, वो पार्टिकल यहाँ से कहीं से बड़ा, यहाँ पे P है, यहाँ से स्टार्ट हुआ A पॉइंट से, A पॉइंट से स्टार्ट हुआ और P तक पहुंचा, तो पूरा एंगल तो ओमेगा टी हो गया। जैसे पहले थीटा बनाया था, ओमेगा टी के इक्वल होता है थीटा। तो जो पार्टिकल ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट हुआ तो उसमें कोई फेज है, वो फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई नॉट से। तो जब मुझे इसे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? y इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला, ये ऊपर मैंने निकाला a साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। देखो बच्चे, ये पूरा एंगल ओमेगा टी है और ये फाई नॉट है, तो ये एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। दिस इज कॉल्ड फेज। फेज किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी की पोजीशन या बॉडी की डायरेक्शन बताता है। इनिशियल फेज जो था उसमें बॉडी में, इनिशियली उसने इतना कवर पहले ही करके रखा हुआ था, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो फेज को माइनस करेंगे क्योंकि उसमें ये इतना एक्स्ट्रा था, वो माइनस कर देंगे। अब सपोज करो ये केस है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होके पी तक गई है ये,
और तो पूरा एंगल अब ये वाला अभी भी ओमेगा टी होगा, जैसे पहले इतना ओमेगा टी था अब इतना ओमेगा टी है, तो ये फेज हो गया फाई। अब ओमेगा टी में से फाई एड अप हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से पी तक का एंगल लेना है। ओमेगा टी तो था ही, अब उसमें फाई भी डालेंगे, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्योंकि स्टार्टिंग पोजिशन लेना हमें ओरिजिन से है, ओरिजिन से पी तक लेना है, ओरिजिन से पी तक अगर बीच में है तो ऐड हो जाएगा, नीचे चला गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस फाई नॉट था इनिशियल फेज और यहाँ पे फाई को हमने ऐड किया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चे इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ा है, तो बाकी के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।